क्या हो अगर मतलब अगर ये साबित हो जाए कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी, चाहे वो एक बहुत बड़ा ग्रह हो या प्रकाश की एक छोटी सी किरण, वो कभी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा ही नहीं करता। ये सुनने में बिल्कुल। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें जो मुड़ते हुए स्पेस टाइम की कल्पना दी थी, जो आधुनिक भौतिकी की पूरी नींव है, आज की हमारी इस गहन चर्चा का स्रोत उस पूरी धारणा को ही जड़ से चुनौती दे रहा है। और ये चुनौती किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये भौतिकी के उन मूलभूत नियमों को फिर से मतलब बिल्कुल नए सिरे से समझने का एक बहुत ही गंभीर प्रयास है। एकदम सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा या कहें डीप डाइव का विषय है संदीप जे चौहान की क्रांतिकारी किताब चौहान वर्सेस आइंस्टाइन, द यूनिवर्स वॉज नेवर कर्व्ड। और शुरुआत में ही ये साफ कर देना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आइंस्टाइन का अपमान करने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब संदीप चौहान कोई इंटरनेट ट्रॉल या कोई विद्रोही नहीं है। वो ग्यारस इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही अनुभवी शिक्षक और स्वतंत्र शोधकर्ता हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उनकी ये जो नए सिद्धांत हैं, वो किसी करोड़ों डॉलर की लैबोरेटरी में नहीं बने। तो कहाँ बने? वो तब विकसित हुए जब वे अपनी क्लास में छात्रों को भौतिकी पढ़ा रहे थे और उनके लॉजिकल सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। ये सच में एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब मेरी राय में जब हम आइंस्टाइन के सिद्धांतों को देखते हैं तो उनका गणित एकदम सटीक बैठता है ना? हाँ, गणित तो उनका बेजोड़ है। बिल्कुल। लेकिन चौहान ये मानते हैं कि आइंस्टाइन का काम एक बहुत ही शानदार उपलब्धि होने के बावजूद ऑन्टोलॉजिकल पूर्णता तक नहीं पहुंच पाया। अच्छा, रुको, तो इसका असल मतलब क्या है? ऑन्टोलॉजिकल पूर्णता, इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, आइंस्टाइन ने जो भी मॉडल बनाए, उन्होंने इस ब्रह्मांड में दिखने वाले जो प्रभाव हैं, यानी जो इफेक्ट्स हैं, उनको बहुत ही सटीकता से मापा। जैसे कि अगर सेब पेड़ से गिरता है तो आइंस्टाइन के समीकरण आपको बता देंगे कि वो कितनी तेज गिरेगा या भारी ग्रहों से स्पेस टाइम कैसे मुड़ेगा। लेकिन चौहान का जो यूईडी सिद्धांत है, यूईडी मतलब यूनिवर्सल एनर्जी डायनामिक्स। हाँ यूईडी, वो सिद्धांत उन प्रभावों के पीछे के वास्तविक कारणों को सामने लाता है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि आइंस्टाइन ने कार के डैशबोर्ड को देखकर उसकी स्पीड बहुत अच्छे से माप ली। लेकिन चौहान ने कार का इंजन ही खोल दिया। बिल्कुल, उन्होंने इंजन खोलकर ये दिखाया कि वो गति आखिर पैदा कैसे हो रही है। अरे वाह! लेकिन यहाँ एक तार्किक उलझन आती है मेरे दिमाग में। विज्ञान में तो हम अक्सर यही मानते हैं ना कि अगर हम किसी चीज का प्रभाव माप पा रहे हैं और भविष्यवाणी कर पा रहे हैं तो वही काफी है। तो फिर इन कारणों की इतनी गहराई में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम सिर्फ प्रभावों के पीछे भागते हैं तो एक ऐसा बिंदु आता है, खासकर जब हम क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को साथ लाते हैं, जहां ये सिद्धांत आपस में टकराने लगते हैं। हाँ, विरोधाभास पैदा होते हैं। एकदम सही। ऑन्टोलॉजिकल पूर्णता का मतलब ही यही है कि हम वास्तविकता के असली स्वभाव को समझें। इसके बिना हम बस गणित की परछाइयों का पीछा कर रहे हैं। यूईडी इसी विरोधाभास को खत्म करके हम एक बिल्कुल साफ तस्वीर देता है। तो अगर हम प्रभावों से आगे बढ़कर सीधे कारणों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस स्टेज की बात करनी होगी, मतलब उस मंच की जहां यह सब घटित हो रहा है। हाँ, वह आधार जहां वास्तविकता मौजूद है। विज्ञान में तो अब तक आइंस्टाइन के खाली स्थान या उस ज्यामितीय कपड़े वाले आइडिया को ही सही माना जाता रहा है। मतलब एक ऐसा ट्रैम्पोलिन जो ग्रहों के भारीपन से नीचे की ओर झुक जाता है। हाँ, जनरल रिलेटिविटी में स्पेस टाइम को ऐसा ही लचीला कपड़ा बताया गया है। लेकिन चौहान इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। पूरी तरह से? हाँ, उनका दावा है कि इस ब्रह्मांड में खाली स्थान यानी एम्प्टी स्पेस जैसी कोई चीज है ही नहीं, और ना ही कोई ऐसा कपड़ा है जो मुड़ सके। अच्छा। इसके बजाय वो एसवीई का सिद्धांत सामने रखते हैं। एसवीई मतलब स्ट्रक्चर्ड वैक्यूम एनर्जी। लेकिन अगर ये कोई खाली जगह नहीं है और कोई मुड़ने वाला कपड़ा भी नहीं है, तो फिर ये आखिर है क्या? वैक्यूम का मतलब तो शून्य होता है, खाली होता है। पारंपरिक भौतिकी में हम ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन चौहान के इस एसवीई में जो स्ट्रक्चर्ड शब्द है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे? देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, एकदम स्थिर है और तनाव के लिए तैयार है, मतलब टेंशन रेडी है। तो ये ऊर्जा ही है।
हाँ, ये ऊर्जा का वो रूप है जो पूरी तरह से संतुलन में है। ये 19वीं सदी वाले उस ईथर की तरह भी नहीं है जो किसी तरल की तरह बहता हो, और ना ही ये क्वांटम फोम की तरह उबलता रहता है। अच्छा, तो ये शांत रहता है। बिल्कुल, SVE एक ऐसा आधार है जो तब तक एकदम शांत रहता है जब तक कि उसमें ऊर्जा का कोई असंतुलन या कोई हलचल पैदा ना हो। ये ऊर्जा है, लेकिन पूरी तरह आराम की अवस्था में। एक मिनट, अगर ये ब्रह्मांडीय मंच इतने शानदार संतुलन में है, तो फिर गति मतलब मोशन कैसे शुरू होती है? अगर हम एक शांत झील की उपमा लें, एक झील जो शीशे की तरह एकदम स्थिर है, उसमें कोई गति नहीं है, लेकिन जैसे ही हम उस पानी में कोई कंकर मारते हैं तो लहरें उठती हैं, और वो लहरें बाहर की तरफ फैलने लगती हैं। क्या SVE भी कुछ ऐसे ही काम करता है? हाँ, ये उपमा हमें बिल्कुल सही दिशा में ले जाती है। SVE उसी शांत झील की तरह ही है। जब ऊर्जा का कोई असंतुलन होता है, जैसे कि जिसे हम द्रव्यमान या कण कहते हैं, तो इस क्षेत्र में लहरें या कहें रिपल्स पैदा होती हैं। और यहीं पर चवान का वो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी निष्कर्ष आता है जिसकी बात आपने शुरू में की थी। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी भौतिक चीज वास्तव में यात्रा करती ही नहीं है। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। अगर कुछ भी यात्रा नहीं करता, तो जो हम रोज देखते हैं वो क्या है? मतलब जब कोई रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहा है, तो वो तो साफ तौर पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना? देखिए, जिससे हम गति या मोशन मान रहे हैं, वो असल में सिर्फ इन लहरों का SVE क्षेत्र के भीतर एक पुनर्संरेखण है, मतलब रीअलाइनमेंट है। रीअलाइनमेंट। हाँ, उसी झील वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। जब लहरें किनारे की तरफ बढ़ती हैं, तो क्या पानी की कोई एक बूंद बीच से उठकर किनारे तक भागकर जाती है? नहीं, बूंद तो वहीं ऊपर नीचे होती है, ऊर्जा आगे बढ़ती है। एकदम सही। पानी के कण बस ऊपर नीचे होकर संरेखित होते हैं। वास्तविकता सिर्फ इन्हीं लहरों के संतुलन और रीअलाइनमेंट का खेल है। जो कण हमें चलते हुए दिखते हैं, वे वास्तव में इस SVE के भीतर मौजूद तनाव के लगातार बदलते हुए केंद्र हैं। बस। बाप रे, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम जिसे पदार्थ या मैटर मानते हैं, वो कोई ठोस गेंद नहीं है जो किसी खाली कमरे में उड़ रही हो, इसमें कुछ भी यात्रा नहीं कर रहा है। तो फिर गुरुत्वाकर्षण क्या है? मतलब ग्रेविटी क्या है? हाँ, बहुत ही सही सवाल। सेब पेड़ से नीचे आकर क्यों गिरता है? हाँ, और यहीं पर आइंस्टाइन के स्पेस टाइम कर्वेचर और चवान के रिपल ग्रेडियंट्स के बीच का जो तकनीकी फर्क है वो समझ आता है। अच्छा? आइंस्टाइन ने कहा था कि भारी द्रव्यमान स्पेस टाइम को ट्रैम्पोलिन की तरह नीचे की तरफ मोड़ देता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। लेकिन चवान कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कोई खिंचाव या पुल है ही नहीं। खिंचाव नहीं है? तो फिर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बस SVE के इस शांत क्षेत्र में मौजूद तनाव का एक ढलान है, एक ग्रेडियंट है। एक ढलान। हाँ, जब पृथ्वी जैसी कोई भारी चीज SVE क्षेत्र में होती है, तो वो अपने आसपास के तनाव को बदल देती है। इससे एक रिपल ग्रेडियंट बन जाता है। इसे समझने के लिए आप तापमान के ढलान के बारे में सोचिए। तापमान का ढलान? मतलब अगर कमरे में हीटर चालू हो? बिल्कुल, जब हीटर चलता है तो गर्मी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। क्या हीटर ठंडी हवा को अपनी तरफ खींचता है? नहीं, वो तो बस न्यूनतम प्रतिरोध के रास्ते पर आगे बढ़ती है। एकदम सही। ऊर्जा बस अपना संतुलन खोजने के लिए उस पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पर चलती है। यहाँ तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रह हैं वो सूर्य की ओर किसी जादुई चुंबक से खिंच नहीं रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। और वो किसी मुड़े हुए स्पेस टाइम के गड्ढे में गिर भी नहीं रहे हैं। वे बस उस रिपल फील्ड में सबसे आसान रास्ते पर नाच रहे हैं। वो बस SVE के उस तनाव वाले ढलान पर अपना संतुलन खोज रहे हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। गुरुत्वाकर्षण कोई ऐसा बल नहीं है जो एक्टिव रूप से काम कर रहा हो। ये बस उस क्षेत्र का एक तार्किक परिणाम है। वस्तुएं नीचे गिर नहीं रही हैं, वो बस ब्रह्मांड के संतुलन का सबसे आसान रास्ता अपना रही हैं। वाह, अगर गुरुत्वाकर्षण केवल क्षेत्र का ढलान है, तो इस नए ढांचे में ब्रह्मांड की सबसे तेज धावक का क्या मतलब? प्रकाश का क्या? लाइट। सदियों से हमने पढ़ा है कि प्रकाश की गति एक निरपेक्ष स्थिरांक है। हमें सिखाया गया है कि फोटॉन अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। और
यहीं पर यूईडी सिद्धांत की सबसे बड़ी और शायद सबसे हैरान करने वाली क्रांति सामने आती है। चौहान का ये दावा है कि फोटॉन भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा नहीं करते। एक मिनट, क्या? अगर प्रकाश यात्रा नहीं करता तो फिर करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर जो तारे हैं उनकी रोशनी हम तक आ कैसे रही है? सूरज की धूप पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? मैं बताती हूँ। यूईडी में प्रकाश को दो क्षेत्रों के बीच एक हैंडशेक के रूप में समझाया गया है। एक तरह का हाथ मिलाना। हैंडशेक? हाँ, मान लीजिए एसईवी क्षेत्र में एक स्रोत है जैसे कि सूरज और एक पर्यवेक्षक है जैसे हमारी आंख। जब सूरज की ऊर्जा में कोई बड़ा बदलाव होता है तो वो एसईवी क्षेत्र में एक खास रिपल पैदा करता है। एक लहर उठती है। हाँ, और जब हमारी आंख का स्थानीय क्षेत्र उस रिपल के साथ पूरी तरह से अलाइन या संरेखित हो जाता है तब हमें प्रकाश का अनुभव होता है। यह एक संबंध जुड़ना है या कोई छोटा सा कण नहीं है जो अंतरिक्ष का लंबा सफर तय करके हमारी आंख में घुस रहा हो। तो फिर वो क्या चीज है जिसे हम प्रकाश की गति मतलब सी के रूप में मापते हैं? अगर कोई चीज भाग ही नहीं रही तो गति किस बात की है? इसे चौहान ब्रह्मांड की रेजोल्यूशन स्पीड सीलिंग कहते हैं। रेजोल्यूशन स्पीड सीलिंग? हाँ, जिसे हम सी कहते हैं वो किसी कण की टॉप स्पीड नहीं है बल्कि ये उस देरी की माप है जो एसईवी क्षेत्र को अपना तनाव सुलझाने और दो बिंदुओं के बीच संरेखण पूरा करने में लगती है। मतलब ये एक तरह का प्रोसेसिंग टाइम है? बिल्कुल। यह इस बात की लिमिट है कि ये ब्रह्मांड कितनी तेजी से किसी बदलाव को प्रोसेस कर सकता है। इसे समझने के लिए क्या हम वो डोमिनोज गिरने वाला उदाहरण ले सकते हैं? हाँ, वो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब जब हम डोमिनोज को एक लाइन में खड़ा करते हैं और पहले वाले को गिराते हैं तो एक लहर दौड़ती है। हमें गति साफ साफ दिखाई देती है और वो गति एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कुछ समय भी लेती है। लेकिन कोई भी एक डोमिनो अपनी जगह से उठकर टेबल के उस पार भागकर नहीं जाता। एकदम सही। हर डोमिनो बस अपनी जगह गिरता है, अपना तनाव अगले को दे देता है और लहर आगे बढ़ जाती है। ये बहुत ही सटीक तार्किक उदाहरण है। डोमिनोज के गिरने की वो गति इस पर निर्भर करती है कि उनके बीच की दूरी कितनी है और गुरुत्वाकर्षण क्या है। उस सिस्टम की अपनी एक भौतिक सीमा है। अच्छा। इसी तरह एसवी1 क्षेत्र की भी अपने तनाव को सुलझाने की एक सीमा है। उसी को हम प्रकाश की गति सी कहते हैं। हम सिर्फ एक जगह से उत्सर्जन और दूसरी जगह उसके बोध को मापते हैं। बीच का जो प्रोसेसिंग टाइम है वही सी है। ये बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन अगर प्रकाश वास्तव में सिर्फ इस ब्रह्मांड की देरी का मापन है तो ये हमें भौतिकी के एक और भी बड़े विषय की तरफ ले जाता है, मतलब समय। हाँ, टाइम। अगर प्रकाश का यहाँ हैंडशेक बस एक देरी है तो क्या जिसे हम समय मानते हैं वो भी बस एक भ्रम है? देखिए, आइंस्टाइन ने समय को एक चौथे आयाम के रूप में देखा था जो स्पेस के साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाता है। हाँ, जो हमने हमेशा पढ़ा है। लेकिन चौहान इस चौथे आयाम के विचार को ऑन्टोलॉजिकली गलत मानते हैं। वो समय को एटीटी के रूप में सामने रखते हैं। एटीटी मतलब अलाइनमेंट थ्रेशोल्ड टाइम। हाँ। इस सिद्धांत की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ये आइंस्टाइन के समय से अलग कैसे हुआ? ऐसे कि समय कोई बहने वाली नदी नहीं है, ना ही ये कोई अदृश्य घड़ी है जो बैकग्राउंड में टिक टिक कर रही है। तो फिर क्या है? एसईटी बस एक स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड? हाँ, ये किसी असंतुलन के पैदा होने और फिर किसी पर्यवेक्षक द्वारा उस असंतुलन को समझे जाने के बीच जो देरी होती है उसका स्कोर कार्ड है। जब तक एसयूई में ऊर्जा का कोई बदलाव नहीं होता, कोई लहर नहीं उठती, तब तक कोई समय होता ही नहीं है। अरे वाह! मतलब समय तभी पैदा होता है जब किसी बदलाव को संतुलित होने में देरी लगती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है दिमाग में, आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन का क्या? मतलब प्रयोगों में तो ये साबित हो चुका है ना कि भारी गुरुत्वाकर्षण के पास या बहुत तेज गति में समय धीमा हो जाता है। अगर समय कोई आयाम है ही नहीं तो वो धीमा कैसे हो सकता है? यूवीडी के नजरिए से देखें तो ये समय का धीमा होना है ही नहीं। चौहान इसे फील्ड स्ट्रेनिंग या क्षेत्र की थकान कहते हैं। क्षेत्र की थकान? हाँ, इसे हम एक कंप्यूटर प्रोसेसर के उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेसर कोई बहुत ही भारी 4K वीडियो फाइल रेंडर कर रहा है। उस वक्त अगर आप उसे कोई नया कमांड देते हैं तो वो उसे प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा समय लेगा ना, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा लोड में है। ओहो, तो भारी गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र
उस कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह हैं जो पहले से ही फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। एकदम सही समझे आप। जब कोई प्रणाली भारी गुरुत्वाकर्षण से गुजरती है, मतलब एसवी क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव होता है, तो उस प्रणाली को किसी भी नए बदलाव के साथ संरेखित होने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। इस भारी स्ट्रेन की वजह से एटीटी बढ़ जाता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि अरे समय धीमा हो गया, लेकिन असल में वहां बस क्षेत्र के अत्यधिक तनाव के कारण अगले संरेखण को प्रोसेस करने में देरी बढ़ गई है। ये तो बहुत ही कमाल का तार्किक स्पष्टीकरण है। मतलब ये टाइम डायलेशन के प्रभाव को नकार नहीं रहा, बल्कि उस प्रभाव के पीछे का असली कारण बता रहा है, फील्ड स्ट्रेनिंग। बिल्कुल। लेकिन इन सारी वैज्ञानिक उलझनों को सुलझाने के बाद मेरे मन में एक स्वाभाविक सा सवाल आता है, इन सब का विज्ञान के भविष्य के लिए आखिर क्या मतलब है? क्या हम ये मान लें कि भौतिकी की जो पुरानी किताबें हैं वो अब किसी काम की नहीं रही? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही तो इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी खूबी है। ये आइंस्टाइन के विचारों को खारिज करने या पुरानी भौतिकी को कूड़े में फेंकने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये उन महान वैज्ञानिकों के प्रति गहरा सम्मान है। चौहान का ये काम विज्ञान के विकास का अगला कदम है, जिसे हम साइंटिफिक मेथड 2.0 कह सकते हैं। साइंटिफिक मेथड 2.0? हाँ, आइंस्टाइन में जो पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत थी, चौहान का यूईडी सिद्धांत बस उसी हिम्मत को आगे बढ़ा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन के गणितीय समीकरण आज भी सही प्रभाव मापते हैं। उन्होंने हमें वक्रता यानी कर्वेचर के प्रभाव दिखाए, लेकिन चौहान हमें वो मूलभूत क्षेत्र दिखा रहे हैं जहां वो तनाव या वक्रता वास्तव में घटित होती है। सही कहा। यूईडी सिर्फ नए जवाब नहीं दे रहा, ये वैज्ञानिकों को सोचने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और बेहतर रेफरेंस पाइन, एक आधारशिला दे रहा है। ये एक ऐसा ढांचा है जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बीच के जो पुराने विरोधाभास हैं उनसे पूरी तरह मुक्त है, क्योंकि ये जादुई कणों या मुड़ते हुए कपड़ों की बात नहीं करता। यह एक शांत, स्थिर क्षेत्र और उसकी लहरों के तार्किक नियमों की बात करता है। चलिए, तो फिर इस पूरी गहन चर्चा का एक स्पष्ट सार निकालते हैं। हमने शुरुआत इस सवाल से की थी कि क्या चीजें वास्तव में यात्रा करती हैं। हाँ। और हमने देखा कि भौतिकी जो अब तक प्रभावों को मापने में उलझी थी, चौहान की ये किताब उसे कारण के स्तर पर साफ कर देती है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड कभी मुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि हमारा नजरिया मुड़ा हुआ था। एकदम सही। वास्तविकता यह है कि हम एक अत्यंत शांत और स्थिर SVE यानी स्ट्रक्चर्ड वैक्यूम एनर्जी के भीतर मौजूद हैं, जहां लहरों का संरेखण ही हमारी पूरी वास्तविकता है। प्रकाश कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है, बल्कि एक हैंडशेक है। और गुरुत्वाकर्षण कोई जादुई खिंचाव नहीं, बल्कि ऊर्जा के तनाव का एक ढलान है। और सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव ये है कि समय कोई बहती हुई नदी या चौथा आयाम नहीं है। हाँ, समय सिर्फ एक देरी है जिसे हम AT के रूप में अनुभव करते हैं। ये सब बस इस ब्रह्मांड के संतुलन खोजने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वाह! इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार जो इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा को एक बिल्कुल नए मुकाम पर ले जाता है। एक आखिरी विचार जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने अभी समझा कि समय केवल SVE क्षेत्र के असंतुलन को सुलझाने की देरी है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये पूरा ब्रह्मांड लगातार अपने तनाव को कम करने और एक पूर्ण संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। तो अब जरा सोचिए, भविष्य में अगर एक दिन ऐसा आए जब पूरे ब्रह्मांड का तनाव पूरी तरह से सुलझ जाए, मतलब कोई असंतुलन ही ना बचे। हाँ, सारी लहरें पूरी तरह से शांत हो जाएं, जिसे हम आधुनिक भौतिकी में हीट डेथ कहते हैं, क्या वो वास्तव में परम संरेख यानी अल्टीमेट अलाइनमेंट की वो अवस्था होगी जहां असंतुलन न होने के कारण समय का अस्तित्व ही हमेशा के लिए मिट जाएगा? बाप रे, ये एक बेहद गहरा और भौतिकी की आखिरी सीमाओं को छूने वाला विचार है। क्या ब्रह्मांड का अंतिम लक्ष्य समय का अंत और एक पूर्ण शांत संतुलन है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं ताकि इस नए विज्ञान की रोशनी में जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं वो इस पे और गहराई से विचार कर सकें। ज्ञान की इस अद्भुत और ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल देने वाली विस्तृत चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।